जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। तो जो बप्पा रावल है उसका मूल नाम कालभोज गौरीशंकर हीरा चंदोजा ने बताया था। और हमने कर्नल जेम्स टोड और जो अपने गौरीशंकर हीरा चंदोजा है उन्होंने जो प्रमाण दिया 8 पूर्व अभिलेख का, वो चीज़ें देख ली थी। और बप्पा रावल ने जो है हारित ऋषि के आशीर्वाद से जो है चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को हरा करके 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में उसने जो राजधानी बनाई वो नागदा बनाई, और नागदा के पास में जो कैलाशपुरी है वहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और राजधानी वहीं पे रखी। खुद को एकलिंग जी का दीवान बताया और मेवाड़ के जो वास्तविक राजा हैं वो एकलिंग जी को बताया। उसके बाद में उसने सोने के जो सिक्के चलाए, सर्वप्रथम मेवाड़ में 115 ग्रेन का वो सोने का सिक्का था वो चलाया। और दूसरे अभियान के तौर पे जो है बप्पा रावल ने जो गजनी का शासक था सलीम, उसको हरा करके अपने भांजे को राजा बनाता है। और जो पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी वो उसी के नाम पर बसा है, बप्पा रावल के नाम पर। उसके बाद में जब उसने गजनी के शासक और आया तो उसकी तुलना चिंतामणि विनायक वैद्य ने जो है चार्ल्स मार्टेल से की है। और उसकी कुछ उपाधियाँ देखी थी हमने, जिसमें हिंदू सूर्य या हिंदू व सूरज बोलते हैं हम, वो राजगुरु और एक चक्रवे। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्लट के बारे में। जो अगला राजा है अपना इतिहास में वो है अल्लट। अल्लट या आलू रावल, क्या तुम इसका नाम आलू रावल भी मिलता है, तो आज इसके बारे में जानना है। तो अल्लट या आलू रावल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है एक तो सारणेश्वर प्रशस्ति से। सारणेश्वर प्रशस्ति यह है 953 ईस्वी की, यहाँ से जानकारी मिलती है। और एक मिलती है 8 पूर्व अभिलेख से। 8 पूर्व अभिलेख ये 977 ईस्वी का। तो देखिए, पहले सारणेश्वर प्रशस्ति है तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं कुछ जानकारी। प्रशस्ति बोलते हैं जो पत्थर होता है उस पर किसी राजा की प्रशंसा में कोई चीज लिखी हुई हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूलॉजी। ठीक है, तो ये किसी राजा की प्रशंसा में किसी पत्थर पर या किसी बाटे पर कोई चीज लिखवा देते हैं तो वो उसकी प्रशंसा में उसको बोलते हैं प्रशस्ति, या अभिलेख भी बोल सकते हैं इसको, शिलालेख भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सारणेश्वर प्रशस्ति यह है शिव मंदिर में। शिव मंदिर वहां लगी हुई है। जिस मंदिर में पीछे ईश्वर लगा हो ना, वो किसका मंदिर होगा? भगवान शंकर का। तो अभी कहाँ लगा हुआ है? भगवान शिव का कोई मंदिर है, उसमें ये प्रशस्ति लगी हुई है। तो इससे हमें जो जानकारी मिलती है, देखिए इसमें एक तो नाम मिलता है अल्लट का। अल्लट का नाम मिलता है। और अल्लट की जो माता है, माता कौन? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का नाम मिलता है। और उसका पुत्र है किसका? अल्लट का, नरवान। कौन है? नरवान। इसकी जानकारी मिलती है। और कुछ गोष्टिकों की जानकारी मिलती है। गोष्टिक बोलते हैं जो कोई मंदिर बनाया, उस मंदिर में जो दान देने वाले हैं, मतलब जिन्होंने दान दिया है, दानदाता, इसको बोलते हैं गोष्टिक। ध्यान रखना इस शब्द को, अगर कोई पूछ ले तो इसने लिखवाया अल्लट ने कि जो मैं आहड़ में कहाँ पर? आहड़ में एक वरा मंदिर बनवा रहा हूँ, वरा मंदिर। और इस मंदिर में जो दान दिया है, किस किसने पैसे दिए हैं? अभी भी चंदा उगाते ही हम, अगर कोई बड़ा पुण्य कार्य करते हैं तो उसमें जो है सब जनता से अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है सहयोग राशि ली जाती है। तो यहाँ पे ये वरा मंदिर, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार में से एक है वरा। तो ये किसका मंदिर था? भगवान विष्णु का।
अब देखिए, हमने वहाँ पढ़ा था कि बप्पा रावल जो है शिव जी को मानते हैं, लेकिन अल्लाह उनको मेवाड़ का वास्तविक राजा माना है और खुद को क्या माना है, शिव जी का दीवान। उसके बावजूद भी विष्णु का मंदिर बनवा रहा है। ये इन लोगों की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। यूँ नहीं है कि हमने किसी एक को मान लिया तो वही हमारे लिए परमानेंट है और दूसरे नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने सबको समानता दी है। तो ये चीज़ बताता है, अपना नाम, अपनी माता का नाम माँ लक्ष्मी बताता है, पुत्र का नाम बताता है, और गोष्ठी जो दान दिया है किसमें, आहड़ में, वरा मंदिर में। इसका मतलब ये है कि जो सारणेश्वर प्रशस्ति है वो पहले जो वरा मंदिर था आहड़ में, कहाँ लगी हुई थी, वहाँ पे। और जब कालांतर में हमला हुआ और इसको तोड़ दिया गया तो जो बांटा था, ऐसे पड़ा होगा किसी ने उठा करके जो मंदिर बनवाया दूसरा उसमें लगवा दिया। तो ये पहले वरा मंदिर में लगी थी, अब शिव मंदिर में। इसमें वो अपने कुछ मंत्रियों के नाम भी लिखवाता है। कौन, अल्लट। देखिए इसको बाद में देख लेंगे आठपुर अभिलेख को। तो कुछ अपने मंत्रियों के नाम भी बताता है कि भाई मैंने जो है कौन कौन से मंत्री हैं उनको काम पे लगा रखा है, मंत्रियों के नाम बताता है। एक तो अमात्य, अमात्य, अक्सपटलिक, अमात्य अक्सपटलिक, बांदीपति, बिस्काधिराज, बिस्काधिराज। ये अपने मंत्रियों के नाम बताता है, अमात्य अक्सपटलिक, बांदीपति, बिस्काधिराज। देखिए अमात्य मतलब महामंत्री, जो महामंत्री है वो। अक्सपटलिक जो आय व्यय का, आय और व्यय इसका हिसाब किताब रखता है वो। बांदीपति जो लेखक होते हैं, भाट, लेखक या भाट, इसका नाम बताता है। बिस्काधिराज जो दवा का काम करता है, वैद्य, वैद्य। और एक और बताता है संधि विग्रह, संधि विग्रह, संधि विग्रह जो शांति और युद्ध का काम करे, शांति या युद्ध, इन दोनों का काम करे। तो देखिए अपने कुछ मंत्रियों के नाम भी बताता है। अमात्य महामंत्री जिसको प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, अक्सपटलिक आय व्यय का खर्च रखने वाला, बांदीपति लेखक, बिस्काधिराज दवा या वैद्य और संधि विग्रह का काम करने वाला, जो शांति मतलब जो समझौता करवाता है, संधि वो और युद्ध वो। इसका मतलब ये अपने जो प्रशासनिक मंत्री हैं, प्रशासनिक पदों पर जो कार्य करने वाले थे लोग, उनके बारे में जानकारी देता है। तो अल्लट जो है मेवाड़ के अंदर पहला राजा हुआ है जिसने जो है प्रशासनिक, इसको नौकरशाही बोलते हैं, जिसने नौकरशाही शुरू करी, नौकरशाही। नौकरशाही मतलब जो नौकर है वो शाही अंदाज में जीने लग गए। देखिए नौकरशाही जो शब्द है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ब्यूरो का मतलब होता है कुर्सी और क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। जैसे भी वर्तमान में जैसे कोई कलेक्टर या आरएएस अधिकारी है तो वो जो है एक जगह कुर्सी पर बैठ करके शासन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। तो जो ये शुरुआत हुई थी नौकरशाही की, ये किसने शुरू करी थी, सर्वप्रथम अल्लट ने। कहाँ पे, मेवाड़ में। तो ये याद रह जाएगा। देखिए ये चीज़ें हमने देख ली, खुद का नाम, माता का नाम माँ लक्ष्मी, नरवान और अपने मंत्रियों के नाम। अब पहला राजा है जिसने मेवाड़ में नौकरशाही चलाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही शुरू करने वाला राजा कौन है, अल्लट या आलो रावल। अब देखिए, अब पहले जो राजधानी थी, मुख्य राजधानी, बप्पा रावल के टाइम पे देखी थी हमने मुख्य राजधानी, तो वो कौन सी थी मुख्य राजधानी, वो थी नागदा। अब देखिए नागदा के बाद में ये आहड़ में रह रहा है। आहड़ में
भगवान विष्णु का मंदिर, वराह मंदिर बनवा रहा है, अपने मंत्रियों की जो है उनको पोस्टिंग दे रहा है, उनकी नियुक्ति कर रहा है। तो इसका मतलब जो मुख्य राजधानी थी वो तो कौन सी थी, नागदा। लेकिन जो सब सेंटर था, जो दूसरी उपराजधानी बोल सकते हैं उसको, सब सेंटर, वो अपना क्या था, आहड़। यूं मान लो कि जैसे ये कोई राजा का राज्य है और राजा भी यहाँ रह रहा है, ये उसका राज्य, राजा यहाँ रह रहा है और यहाँ से यहाँ शासन संभालने में समस्या आती है तो अपने किसी भाई को या किसी सगे संबंधी को यहाँ पे पोस्टिंग दे देता है। तो अपनी मुख्य राजधानी तो कौन सी, ये, और एक सब सेंटर स्थापित कर देता है कहाँ, यहाँ पे। तो ये उसका इस तरीके से वो शासन चलाता है। देखिए, सारणेश्वर प्रशस्ति के बाद में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है आठपुर अभिलेख से। आठपुर अभिलेख, अभिलेख बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ये कब का है, ये है 977 ईस्वी का, 977 ईस्वी का। और ये आठपुर अभिलेख है, ये किसका है, ये है शक्ति कुमार का। किसका, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार का। इसमें गोहिल से लेके, मतलब इसमें जो वंशावली है, वंशावली दी हुई है, वंशावली, और वंशावली में गोहिल से शक्ति कुमार तक इनका राजाओं का नाम लिखा हुआ है। और इसमें और एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो शक्ति कुमार है, इसकी माता, शक्ति कुमार की माता कौन है, वो है महालक्ष्मी। हमने देखा पहले, महालक्ष्मी। तो वहाँ पे सारणेश्वर प्रशस्ति में तो इसकी माता का नाम मिलता है, लेकिन जो महालक्ष्मी है आठपुर अभिलेख में उसका वंश भी मिलता है कि वो राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट को अभी हम बोलते हैं राठौड़, जो राठौड़ डायनेस्टी है उससे संबंधित है कौन, महालक्ष्मी जी। मतलब ये अपनी मम्मी का जो है वंश भी बताता है कि मेरी माता जो है वो कौन से वंश की है। और एक और चीज़ लिखी हुई इसमें, जो अपने राजा हुए हैं अल्लट, अल्लट की कोई दूसरी रानी है, अल्लट की रानी, उसका नाम है हरिया देवी, हरिया देवी। और ये हरिया देवी है, ये हूण राजकुमारी है, हूण राजकुमारी। हूण राजकुमारी है, इसने हर्षपुर नाम का गांव बसाया है, हर्षपुर गांव बसाया। देखिए, इसमें एक जोरदार सी बात है कि अल्लट की जो रानी है हरिया देवी, वो हूण राजकुमारी है। और हूण, इनके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था कि ये जो है मध्य एशिया से आई हुई जाती है और ये शिव भक्त थे। तो इन्होंने जो है हर हर महादेव का नारा किसने दिया था, हूण जाति ने। तो देखिए, विदेश से आकर के अपने भारत में बसने वाली जाति, और उस जाति की कोई एक राजकुमारी है जिससे विवाह कर रहा है कौन, अल्लट या आलू रावल। तो ये अपनी भारतीय संस्कृति का आत्मसातीकरण का गुण है कि उन्होंने जो है, जो विदेशों से भी दूसरा अगर कोई आया है जिसने अपनी संस्कृति भूल करके अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अपनाया है, तो उसको भी अपने लोगों ने जो है उनको, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनको अडॉप्ट कर लिया, अपने में शामिल कर लिया। ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। और ये बहुत बड़ी विशेषता है कि किसी पराये आदमी को या कोई जो बाहर से आता है उसको अपनाना, ये भारतीय संस्कृति की विविधता है ये। तो ये चीज़ भी यहाँ देखने को मिलती है कि उन्होंने जो है, हरिया देवी थी हूण राजकुमारी, उससे विवाह किया था और इस राजकुमारी ने हर्षपुर नाम का एक गांव बसाया था। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें हो गई। आठपुर अभिलेख शक्ति कुमार का है, वंशावली गोइल से शक्ति कुमार तक, इसकी माता का नाम महालक्ष्मी, लेकिन उसका जो वंश है वो राठौड़ वंश, राष्ट्रकूट या राठौड़ वंश वो है।
अल्हट की रानी हरिया देवी है जो हूण राजकुमारी है। अब देखिए शक्ति कुमार के समय जो है ये थोड़े कमज़ोर हो गए थे, तो शक्ति कुमार के समय मालवा का था मुंज परमार, और मुंज परमार का जो है आहड़ पर आक्रमण होता है। ये आहड़ को नष्ट कर देता है और अपने आसपास का जो एरिया है जिसमें चित्तौड़ भी शामिल है उस पर अधिकार कर लेता है। कौन? मुंज। और बाद में जो है मुंज का उत्तराधिकारी इसका भतीजा बनता है, सिंधराज का बेटा था। कौन? भोज परमार। भोज परमार। और ये भोज परमार है, ये अपने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवा के जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसको हम समिदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। बाद में इसी मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो मोकल ने करवाया था, हम आगे मेवाड़ में पढ़ेंगे। तो इसी मंदिर को जो है मोकल मंदिर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि शक्ति कुमार के समय मालवा का राजा था मुंज, उसका अटैक होता है यहाँ पे, ये आहड़ को नष्ट कर देता है, चित्तौड़ पे अपना अधिकार करता है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी भोज परमार बनता है, और भोज परमार जो है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवा के जाता है। शक्ति कुमार के बाद में जो मुख्य राजा है वो है रण सिंह, और रण सिंह को ही हम करण सिंह भी बोलते हैं। रण सिंह के दो बेटे हैं, एक तो है सेम सिंह और दूसरा बेटा है राहब। तो सेम सिंह जो है ये राज करता है मेवाड़ पर, और राहब जो है ये सिसोदा पड़ता है राजसमंद में, यहाँ जाकर के राज करता है। तो जो सेम सिंह से जो शाखा निकली वो है रावल शाखा। रावल शाखा। और जो दूसरा बेटा है राहब वो सिसोदा ग्राम में राज करता है, तो इससे जो शाखा निकली वो है राणा शाखा। राणा शाखा, या इसी को सिसोदा ग्राम में जो है शासन करने की वजह से इसको सिसोदिया भी बोलते हैं। सिसोदिया। तो देखिए रण सिंह या कर्ण सिंह, इसका एक बेटा है सेम सिंह जो मेवाड़ में राज्य करता है, और यहाँ से जो है गुइल वंश दो पार्टों में बढ़ जाता है, मतलब इसकी दो शाखाएं हो जाती है, एक रावल शाखा और दूसरी राणा शाखा या सिसोदिया शाखा, दोनों एक ही है। यहाँ से गुइल वंश के दो पार्ट हो जाते हैं। तो अब हम जो है रावल शाखा के जो आगे राजा हैं जयद्र सिंह जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये मुख्य मुख्य चीजें थी। अब देखिए राजस्थान इतिहास को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में जयद्र सिंह के साथ। तो जो वीडियो है अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नया वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और लाइक कर देना, शेयर कर देना दूसरे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।